सरकार हम है, बट प्रॉक्सी कोई और चला रहा है, इसलिए उनको बार बार सवाल पूछिए। मैंने कहा ना, हम चुप हैं अपने लीडर के कारण। जिस दिन मुंह खोलेंगे ना, उस दिन पता नहीं क्या क्या होगा। फिर इसकी भी जिम्मेवारी एलजी साहब खुद लें, हम पे क्यों डालते हैं। और आपको भी ये सवाल उनको पूछना चाहिए कि जनाब, ये सरकार कह रही है कि आप खुल के हमें काम क्यों नहीं करने दे रहे कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए। स्टेट का दर्जा मिलेगा तभी जिन लोगों के कईयों के दिमाग खराब हैं वो दिमाग सीधे हो जाएंगे। किसी भी सरकार के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि जो जनता से किए हुए वादे हैं उनको अगर उसके पास ताकत ना हो तो वो पूरा नहीं कर पाती है। ऐसा ही सूरत हाल जो है वो जम्मू कश्मीर के पहले यूटी के मुख्यमंत्री सीएम उमर अब्दुल्ला का हो रहा है। उमर अब्दुल्ला इस समय अपने आप को बेबस जो है वो बता रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ये बता रहे हैं कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेसी जो है वो उन पर हावी हुई है। जनता की वो चुनी हुई सरकार, वो चुने हुए मुख्यमंत्री, वो चुनी हुई उनकी एमएलएस आज अपने आप को बेबस क्यों महसूस कर रहे हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला का एक निजी चैनल को एक उन्होंने जो इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू के दौरान जो उन्होंने बताया, सच में ये साफ हो गया कि जो वादे उमर अब्दुल्ला की सरकार ने, जो मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो रखे थे, उन वादों को पूरा करने में काफी समय जो है वो लग सकता है। इसकी बेबसी जो है उस इंटरव्यू में सीएम उमर अब्दुल्ला की दिख गई। लेकिन क्या सीएम उमर अब्दुल्ला ने जो सवाल खड़े किए, क्या वो सवाल उतने वाजिब हैं या नहीं है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने साफ कहा कि एक राज्य का भी मैं मुख्यमंत्री रहा हूं, और जब मैं राज्य का मुख्यमंत्री होता था तो ब्यूरोक्रेट्स जो मेरे नीचे जो अधिकारी होते थे, उन सब पर मेरा आदेश को उनको पालन करना उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता था, क्योंकि उनके पास ताकत तब थी कि अगर कोई अधिकारी उनकी बात नहीं माने तो वो उनकी ट्रांसफर कर सकता है, उन पर इंक्वायरी तक जो है बिठा सकता है। लेकिन उन्होंने कहा यूटी के अंदर जो सरकार का निजाम जो है, इस यूटी के अंदर उसमें कुछ भी सही नहीं है। जो कुछ हो रहा है वो किसी भी तरह के सरकार के हक में नहीं है। अगर सीएम किसी अधिकारी को आदेश देता है और अगर वो पालन नहीं कर रहा यूटी के अंदर, तो उमर अब्दुल्ला का ये कहना कि मैं ज्यादा से ज्यादा उनकी मिन्नतें कर सकता हूं, लेकिन मैं उनको कोई तेज तरार ऑर्डर नहीं दे सकता, मैं उनकी ट्रांसफर नहीं कर सकता, मैं उन पर कोई इंक्वायरी जो है वो नहीं बिठा पाता। उन्होंने कहा सारी ताकतें तो केंद्र सरकार ने एलजी मनोज सिन्हा के पास जो है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को दे दी हैं, तो आखिर मेरे पास वो ताकत नहीं है जिससे मैं जनता के किए हुए वादों को जो है वो पूरा कर सकूं। सीएम उमर अब्दुल्ला ने यह कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर कई बार जो है सवाल पत्रकार लोग जो है मुझ पर करते हैं, कई बार मेरे पर ताने जो है वो मारे जाते हैं, कई बार विपक्ष जो है, जो बीजेपी है, वो मेरे ऊपर सवाल जो है वो मीडिया में मेरे पर ताने मारती है, सवाल करती है। लेकिन उन्होंने कहा कि आखिर जब मेरे पास ताकत ही नहीं, और जब मेरे पास ताकत होगी जिसका वो बार बार जिक्र कहीं ना कहीं वो करते रहते हैं, बार बार जब कभी वजीर आजम जो है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह जब यहां पर जम्मू कश्मीर के धरती पे आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं दबी आवाज में उमर अब्दुल्ला जो है वो राज्य के दर्जे की मांग बार बार करते रहे हैं। वो कहते हैं कि जब तक स्टेटहुड जो है वो जम्मू कश्मीर को नहीं मिल पाता, तब तक सरकार के पास वो इख्तियार नहीं है, वो ताकत नहीं है, वो बेबसी सिर्फ सरकार के पास है कि जिससे वो किसी भी तरह से जम्मू कश्मीर की जनता से किए हुए वादों को जो है वो पूरा कर पाए। इस पूरे इंटरव्यू में आप सुनिए कि उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ बातें की। लेकिन उससे पहले आपको यह भी बता दूं, जहां पर सीएम उमर अब्दुल्ला अपने आप को बेबस महसूस कर रहे हैं, तो वहीं पर उनके ही डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पर हमला, उन्होंने बयानों से जो है वो तेज तरार बयानों से जो है उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया है। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने यह कहा कि हमारे नेता ने हमें खामोश रखा हुआ है, इसलिए हमें खामोश रहने दीजिए, जिस दिन हमने अपनी जुबान खोली उस दिन अनर्थ हो जाएगा। और उन्होंने
एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के बाद केंद्र सरकार से भी ये कहा कि केंद्र सरकार ने जो राज्य का दर्जा दिया है, अगर वो वादा अपना पूरा कर दे तो ऐसा कोई भी वादा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो किया है, जो उमर अब्दुल्ला सरकार ने जो वादे जनता से किए हैं, ऐसा कोई भी वादा नहीं होगा जो 5 साल में उसको पूरा नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला सरकार ना कर पाए। लेकिन बिना किसी ताकत के जब हर काम में एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इंटरफेरेंस करती है, हर बात में जब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है इंटरफेरेंस करेगी और बिना बताए हुए जब उनके फैसले जो है वो सरकार पे थोप दिए जाएंगे, तो वो किस तरह से उनसे सवाल जो है वो कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि एलजी अगर किसी तरह की भी कोई यहां पर मिसहैपनिंग होती है, जिस तरह से पहलगाम का हमला हुआ, तो उन्होंने कहा कि ये सवाल तो जो है वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से होने चाहिए। पत्रकारों को भी उन्होंने फटकार लगाते हुए कहा कि जो सवाल बीजेपी से पूछने चाहिए, जो सवाल एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से पूछने चाहिए, वो सवाल आप उससे पूछ रहे हैं जिसको केंद्र सरकार ने ताकत ही नहीं दी है। और बिना ताकत के दिए हुए आप उन लोगों से सवाल क्यों पूछ पा रहे हैं? आप उनसे सवाल क्यों कर रहे हैं कि पहलगाम में क्या हुआ, पहलगाम में सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, पहलगाम में आखिर उन 26 लोगों की, निर्दोष लोगों की हत्या हुई? ये सवाल तो आपको केंद्र की सरकार, गृह मंत्री अमित शाह से पूछना चाहिए। ये सवाल तो आपको एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहिए। ये सवाल तो आपको जम्मू कश्मीर की पुलिस से पूछना चाहिए। लेकिन आप लोग ये सवाल जो है वो उमर अब्दुल्ला सरकार से पूछ रहे हैं, जिसके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं, ताकत है ही नहीं। उन्होंने कहा हमारा मुंह बंद रहने दीजिए, क्योंकि जिस दिन हमने मुंह खोलना शुरू कर दिया, जिस दिन हमारे नेता ने हमें आदेश दे दिया कि अब उन तानों का जवाब जो है वो आप भी तानों के ही नजरिए से दें, तो उस दिन निजाम बदल जाएगा। उस दिन जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर सरकार और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में जो खाई अभी बढ़नी शुरू हुई है, ये और ज्यादा गहरी हो जाएगी। उमर अब्दुल्ला ने यह कहा कि मैं किसी भी तरह से केंद्र सरकार से नहीं लड़ झगड़ कर अगर कोई भी काम करूंगा तो मैं जम्मू कश्मीर की जनता को फायदा नहीं दे सकता, इसलिए मैं उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता। सिर्फ यही उम्मीद करता हूं कि राज्य का दर्जा मिल जाए और राज्य के दर्जे के साथ साथ जो है वो जम्मू कश्मीर के साथ किए हुए वादे जो है वो उमर अब्दुल्ला सरकार पूरी कर पाए। आप ये दोनों बयाने सुने। और बीजेपी को लेकर भी डिप्टी सीएम ने जो कहा है, उन्होंने कहा कि जो विपक्षी दल, जो नेता प्रतिपक्ष एलओपी जो इल्जाम लगा रहे हैं, उन्होंने कहा पिछले 10 साल में वो चाहे वो किसी कोalition की सरकार में रहे या फिर 3 टायर सिस्टम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सरकार में रहे, आखिर उन्होंने पिछले 10 साल में कितने ही वादे जो हैं वो पूरे कर दिए। ये सवाल डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने बीजेपी पर भी खड़े किए हैं। ये दोनों इंटरव्यू आप सुने और उसके बाद अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ये भी बताने की कोशिश करें कि क्या इस यूटी की गवर्नमेंट के अंदर वो क्या इख्तियार है, वो क्या कुछ चीजें हैं जो सीएम उमर अब्दुल्ला और उनके कैबिनेट मिनिस्टर कर सकते हैं, लेकिन वो जानबूझकर कर नहीं पा रहे हैं या जानबूझकर कर नहीं रहे हैं, या वाकई ही उनके पास कोई ताकत नहीं, या वाकई ही वो बेबस हैं। जिस बेबसी का इजहार उमर अब्दुल्ला ने किया, इस बेबसी के साथ जम्मू कश्मीर कितनी देर और जो है वो पिसने वाला है। तो क्योंकि सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर ये इलेक्टेड गवर्नमेंट के डोमेन में है नहीं। अगर पूरी तरह से सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी होती तो मुझे फिर यहाँ से आपको इस चीज़ का जवाब ज़रूर देना होता। जुलाई में पार्लियामेंट का सेशन लग रहा है, मैं मान के चल रहा हूँ कि उस दौरान इस हमले पे बहस होगी। उस वक्त मौका मिलेगा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछने का कि बताइए ना, कोई इंटेलिजेंस था जिसके बुनियाद पे इस हमले को रोका जा सकता था या नहीं। हमारी तो कोशिश ही है, लेकिन अब मैं मान के 2 चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। हालांकि इसके लिए मुझे बीच बीच में ताने मिलते हैं। एक ये कि मरकज़ के साथ लड़ झगड़ के जम्मू कश्मीर का मैं फ़ायदा नहीं कर सकता। हमें मिल के जो है जम्मू कश्मीर का फ़ायदा करना होगा और जम्मू कश्मीर को जो भी मिलेगा यहाँ इस मुल्क की जमहूरियत के ज़रिए, डेमोक्रेसी के ज़रिए, जम्मू एंड कश्मीर विल बेनिफिट बाय बीइंग अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ इंडिया। अब मैं सही हूँ या गलत हूँ ये वक्त साबित, ये वक्त तय करेगा कि क्या जम्मू कश्मीर को मेरे इस फैसले का फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। देखें, मैं तो अपनी जगह कोशिश कर रहा हूँ। 1 सेकंड के लिए छोड़ दीजिए कि मैं जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का मुख्यमंत्री या वज़ीर आला हूँ।
मेरा जो ये 8 महीने का तजुर्बा रहा है, मैं मान के चलता हूँ कि देयर इज नो वर्स सिस्टम ऑफ गवर्नेंस देन अ यूटी विद असेंबली। तो ये लोगों के साथ सरासर धोखा है। क्यों बताइए? मैं इस बात पे आ रहा हूँ। देखिए, मैं मान के चलता हूँ कि कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ असेंबली मुमकिन नहीं है। या तो आबादी कम है, इलाका छोटा है, दमन है, दीव है, लक्षद्वीप है, अंडमान्स हैं, इतने फैले हुए हैं, शायद इनके लिए असेंबली मुमकिन नहीं है। लेकिन जहाँ असेंबली मुमकिन है, जैसे पौंडीचेरी या जम्मू कश्मीर, मुझे बताइए इनको यूटी रखने का क्या मतलब? क्योंकि वहाँ आप हुकूमत तो बना देते हो, लेकिन हुकूमत के हाथ फिर आप उनके पीठ पीछे बांध देते हो। आज हाल ये है कि मुझे जिन अफसरों से काम लेना है, उन अफसरों पे मेरा कंट्रोल नहीं है। अब मैं रियासत का भी मुख्यमंत्री रहा हूँ, यूटी का भी हूँ, और मैं खुद अपनी आंखों से फ़र्क देख रहा हूँ। जब मैं रियासत का मुख्यमंत्री था, जब मैं किसी अफसर से कहता था कि ये करना है, वो मुझे 10 तरीके बताते थे कि किस तरह हो सकता है। आज जब मैं किसी अफसर को कहता हूँ कि ये करना है, वो मुझे 10 वजह बताते हैं कि ये क्यों हो नहीं सकता। और ना करने के लिए मैं उनसे मतलब मिन्नतें कर सकता हूँ, उनको समझा सकता हूँ, लेकिन वो जो सबसे बड़ा डर जो अफसर का रहता है, वो ट्रांसफ़र का रहता है। ट्रांसफ़र का डंडा जो है वो मेरे हाथ में है नहीं। तो अफसर आखिरकार एक हद तक सुनते हैं, उसके बाद अगर उनकी मर्जी आए तो नहीं सुनेंगे। आपके पास पहुंचती है? नहीं पहुंचती ना, मतलब राउंड अबाउट तरीकों से, कहीं इधर उधर से, लेकिन फॉर्मली कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिसके तहत हमें वो जानकारी मिले जो शायद हमें मिलनी चाहिए। अब मिसाल के तौर पे आज मैं टूरिज्म मिनिस्टर हूँ, कहीं कोई इनपुट आ जाए जिसके बुनियाद पे हमें किसी डेस्टिनेशन को थोड़ी देर के लिए बंद करना पड़े, आखिरकार वो फैसला मेरा होना चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी जानकारी है जिसके बुनियाद पे फैसला लिया गया है। लेकिन वही इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सिस्टम जो है ये नाकामयाब सिस्टम है, खासकर जम्मू कश्मीर जैसे इलाके के लिए जहाँ नॉर्मल सी नाम की कोई चीज़ वैसे है नहीं। यहाँ पे कंपार्टमेंटलाइज और पिजन होल करना ये नुकसानदेह है। अब सारी इंटेलिजेंस जो है आप एलजी साहब को दे देते हो, लेकिन गवर्नेंस का सारी जिम्मेदारी जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के कंधों पे है। आप मुझे बताइए ना, अब ये कैसे चलेगा? तो जब ये सिक्योरिटी मीटिंग्स होती हैं तो आपने ये भी कहा, मैं सुना, आपने कुछ बयान भी दिया है कि उसमें मुझे जाने का फ़ायदा नहीं, मुझे उसमें बुलाया नहीं जाता। अच्छा, और मैं अपनी जगह नहीं बुलाया जाता। आपके इलेक्टेड हैं, लेकिन अब नहीं बुलाया जाता। और मैं इस बात से भी मुझे आपत्ति नहीं है, क्योंकि अगर आप मुझे बुलाओगे सिर्फ वहाँ पे बिठाने के लिए ताकि मेरा चेहरा दिखे वहाँ पे, लेकिन फैसलों पे आप मुझे शामिल नहीं करोगे, तो बेहतर है कि मैं वहाँ ना ही रहूँ। कम से कम फिर मैं खड़े होकर ये कह सकूँ कि ना ये मेरी गलती नहीं है। तब हैं, कठिनाइयाँ हैं, लेकिन तब भी हम मतलब मिल बैठ के कोशिश कर रहे हैं कि हम काम तो प्रयास कर ही रहे हैं। लेकिन ये सिलसिला जो है ये ठीक नहीं है। आपकी चर्चा गृह मंत्री के साथ या प्रधानमंत्री के साथ इस बारे में हुई कभी? बहुत चर्चाएं हुई हैं। अच्छा, तभी तो मैं स्टेटहुड पे बार बार जोर देता हूँ। देखिए, अब ये मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, नहीं, सही बात। और मैं यहाँ तक भी कह रहा हूँ कि अगर मुझे नहीं देना है तो मैं पीछे हट जाता हूँ, कोई और बैठे जिसको आप देना चाहें, लेकिन कम से कम जम्मू कश्मीर को वो मिल जाना चाहिए, क्योंकि ना मिलने का नतीजा हमारे सामने है। सरकार हम हैं, बट प्रॉक्सी कोई और चला रहा है, इसलिए उनको बार बार सवाल पूछिए। मैंने कहा ना, हम चुप हैं अपने लीडर के कारण। जिस दिन मुंह खोलेंगे ना, उस दिन पता नहीं क्या क्या होगा। फिर इसकी भी जिम्मेवारी एलजी साहब खुद लें, हम पे क्यों डालते हैं? और आपको भी ये सवाल उनको पूछना चाहिए कि जनाब, ये सरकार कह रही है कि आप खुल के हमें काम क्यों नहीं करने दे रहे? कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए। स्टेट का दर्जा मिलेगा तभी जिन लोगों के कईयों के दिमाग खराब हैं वो दिमाग सीधे हो जाएंगे। हम किससे काम, जो ऑफिसर हमारी मनपसंद के होंगे, जो ऑफिसर सरकार के कहने पे चलेंगे, वही काम करेंगे ना। जो ऑफिसर कहीं से लगाम खींची जाएगी, वो ऑफिसर क्या काम करेंगे? वो क्या सरकार को कोऑपरेट करेंगे? क्या लोगों से प्यार करेंगे? इन 10 सालों में क्या हुआ? अगर लोगों ने हमें जिताया है तो इसलिए जिताया है कि जो लोग 10 साल हुकूमत कर रहे थे,
चाहे वो एक अलायंस सरकार थी, चाहे वो दूसरी सरकार थी, उन सरकारों से लोग नाराज थे तो तभी हमें वोट डाला ना भैया, और हमें जिता के भेजा ना। तो अगर हम जीत के आए हैं तो फैसले हमारी मर्जी से होने चाहिए। फिर हम लोगों के जो बात आप हमें पूछ रहे हो, ये बातें तब हमें पूछो, लेकिन आज की डेट में अगर जब ये हम पूछते हो बिजली, पानी, स्कूल, सड़कें, अगर फैसले एलजी साहब ले रहे हैं तो फिर एलजी साहब जो कुछ ये हो रहा है, ये बिजली, पानी, स्कूल, सड़कें, राशन, जो भी ये सब कुछ 10 साल में भी हुआ और अब 8 महीने से भी हो रहा है, तो फिर इसकी भी जिम्मेवारी एलजी साहब खुद लें, हम पे क्यों डालते हैं। और आपको भी ये सवाल उनको पूछना चाहिए कि जनाब ये सरकार कह रही है कि आप खुल के हमें काम क्यों नहीं करने दे रहे, कह दीजिए, क्योंकि आप फिर दूसरों को मौका देते हैं जो आज भी एक प्रॉक्सी गवर्नमेंट चला रहे हैं। सरकार हम है बट प्रॉक्सी कोई और चला रहा है, इसलिए उनको बार बार सवाल पूछिए, क्योंकि बीजेपी के लोग हैं। जम्मू से मैं कल किसी को सुन रहा था, उनके लीडरों को, वो कह रहे थे जनाब ये कुछ नहीं कर रहे। अगर कुछ नहीं कर रहे तो उनको पूछिए, आप तो एमएलए बने हो, आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन से फट मार लिए, आपने कौन सा लोगों को बिजली, पानी, स्कूल, सड़कें दे दी हैं। आप भी तो एमएलए हो बीजेपी के। वो एलओपी साहब क्या है, लीडर ऑफ द हाउस, इक्विवेलेंट टू चीफ मिनिस्टर हैं। तो जब वो लीडर ऑफ द हाउस हैं तो उनको पूछिए आपने क्या किया है, बताइए कितना किया। इलीगल माइनिंग कितनी हुई, दरिया के दरिया, हमारे पुलों की हालत क्या है, दरियाओं की हालत क्या है, हमारे पुलों के नीचे से भी हम रोकने की कोशिश करते हैं तो उसके बीच में बड़ा अड़ंगे डाले जाते हैं। तो इसलिए जब बोलने, मैंने कहा ना हम चुप हैं अपने लीडर के कारण, जिस दिन मुंह खोलेंगे ना उस दिन पता नहीं क्या क्या होगा। इसलिए हमें चुप रहने दीजिए, और हमें, क्योंकि लोगों, हम जिम्मेवारी समझ रहे हैं कि हमें लोगों ने जिता के भेजा है और लोग चाहते हैं कि हम काम करें, और बहुत बड़ा मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला हुआ है, तो इसलिए हम चाहते हैं हम काम करें, बट वो मौका हमें नहीं दिया जा रहा। और वो मौका तभी हो सकता है जब आप जम्मू कश्मीर को स्टेट देंगे, और जो चीजें जहां पे एलजी साहब ना इंटरफेयर करें सरकार के बीच में, तो अच्छा रहेगा। उससे सरकार अपना अकाउंटेबिलिटी शो कर सकती है, क्योंकि एलजी सरकार के खिलाफ ही ये मैंडेट हमें मिला है। बीजेपी और पीडीपी के मैंडेट के खिलाफ ही हमें ये मैंडेट हमें मिला है, उनकी सरकार के खिलाफ हमें ये मैंडेट मिला है। ये बड़ी चीजें, मैंने कहा कि कुछ चीजें हम नहीं बोलना, अभी भी मैं बड़ा रिस्ट्रेंट कर रहा हूं, लेकिन दुख इतना है, हम समझ सकते हैं, क्योंकि लोगों ने बड़ी, जैसे मैं नौशहरा से जीत के आया हूं, मैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के आया हूं, मुझे पता है मेरे इलाके में लोगों को क्या जरूरतें हैं, मैं बड़े ग्रास रूट से उठ के आया हूं, मुझे ये पता है कि हमारे मुलाजमों को क्या मुश्किलें हैं, मुझे पता है कि हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या मुश्किलें हैं, हमें पता है वो बेरोजगार बच्चा जो घर पे बैठा है, वो गरीब जिसका बच्चा पाई जोड़ के उसने बच्चे को पीएचडी कराई है, पढ़ाया, आज बेरोजगार बैठा है। मैं समझ सकता हूं, मैं उस बॉर्डर का रहने वाला हूं, मैं एक फौजी का बेटा हूं, मैं समझ सकता हूं कि आज हमारे बच्चे जो फौज में भर्ती होते थे आज नहीं भर्ती हो रहे, क्योंकि एक फौजी जब रिटायर होता था अपने रिलेशन की भर्ती करता था और उसका परिवार चल जाता था। आज वो फौजी जब वापस आता है, बच्चे उसके सामने बेरोजगार खड़े हैं, मुझे बताएं वो फौजी क्या करेगा। पूरी उम्र उसने बाहर दे दी, गांव में रहा नहीं, प्राइवेट सिविल लाइफ में उसकी जान पहचान नहीं है, और वो बच्चों को कैसे परवरिश करेगा, उसके बच्चे कैसे, आज आधे बच्चे तो नशेड़ी इसी कारण हो रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको कहूंगा, बड़े सारे ये मुद्दे जो मैं आपको गिना रहा हूं, ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मेरा दिल बोल रहा है, और दिल इसलिए बोल रहा है कि मैं उस माहौल के बीच में से जीत के आया हूं, और किसके मुकाबले जीत के आया हूं वो भी आपको पता है, गीत गाने वाले के मुकाबले में। तो गीतों से जीत के मैं यहां तक पहुंचा हूं, तो हम समझते हैं हमारी जिम्मेवारी क्या है, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि मेरे लीडर को वो हाथ खुला नहीं दिया जा रहा।